हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बीएमएस आयुर्ज्ञान के यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जहां आप हमसे बीएमएस की नोट्स, बुक्स आदि पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज ही हमसे जुड़ें। बीएमएस आयुर्ज्ञान फॉर बीएमएस नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स। हेलो फ्रेंड्स, बीएमएस आयुर्ज्ञान के यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय, रसायन अध्याय। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बीएमएस आयुर्ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल बीएमएस आयुर्ज्ञान, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी से आज ही जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, रसायन अध्याय। यदि बात करें रसायन अध्याय के बारे में तो इसमें 4 पाद का वर्णन किया गया है। पहला पाद जो है वह है अभय अमलकीय, दूसरा पाद प्राणकामीय, तीसरा पाद कर प्रचितीय, चौथा पाद आयुर्वेद समुत्थानीय। अब हम बात करेंगे अभय अमलकीय रसायन पाद के बारे में। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है चिकित्सा के पर्याय। चिकित्सा के पर्याय की बात करें तो श्लोका आता है, चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रशमन्नम प्रकृति स्थापनम हितम। यानी कि चिकित्सा के जो पर्याय हैं वह व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन्नम, प्रकृति की स्थापना करना, प्रकृति स्थापन, हितम यानी कि हित। यह भी बात चिकित्सा के पर्याय की। अब हम बात करेंगे भेषज के प्रकार के बारे में। तो 2 प्रकार के भेषज बताए गए हैं। पहला स्वस्थस ऊर्जस्कर, दूसरा आतुरस रोगानुत। यह 2 प्रकार के भेषज चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय रसायन अध्याय के प्रथम पाद में बताए गए हैं। यदि बात करें अभेषज के प्रकार की तो वह भी 2 प्रकार की बताए गए हैं। पहला बाधन, दूसरा सानुबाधन। यह भी बात अभेषज के प्रकार के बारे में। अब बात करेंगे हम स्वस्थ ऊर्जस्कर भेषज के बारे में। तो वह भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला रसायन, दूसरा बाजीकरण। अब हम बात करेंगे रसायन के बारे में। तो उसका श्लोका है, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। यानी कि उत्तम गुणों से युक्त रस आदि धातुओं की प्राप्ति जिन उपायों से होती है उन उपायों को रसायन कहते हैं। अब हम बात करेंगे रसायन के गुण या रसायन सेवन से लाभ के बारे में। तो उसका श्लोका है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा मारोग्यम तरुणम वया प्रभावड़ स्वरोदार्य देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धि प्रणांति कांति लभते न रासावनात् लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। दीर्घम आयु यानी कि आयु को बढ़ाने वाला, स्मृति स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, मेधा मेधा को बढ़ाने वाला, आरोग्यम आरोग्यता प्रदान करने वाला, वय को बढ़ाने वाला, वय की स्थापना करने वाला, प्रभावड़ का प्रजातन करने वाला, स्वर को बढ़ाने वाला, देह इंद्रिय के बल को बढ़ाने वाला, वाक्य की सिद्धि करने वाला। यह सब गुण या फिर रसायन सेवन से यह लाभ प्राप्त होते हैं। कांति को बढ़ाने वाला, साथ ही साथ लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायन।
रस रक्त आदि जो 7 धातुएं होती हैं, उन धातुओं को बढ़ाने वाला, उनकी पुष्टि करने वाला भी रसायन होता है। अब हम बात करेंगे बाजीकरण के बारे में। बाजीकरण का श्लोका है आपत्ति संतानकरम यत् सदा संप्रहर्षणम बाजी वाति बलो येत यात प्रतिहिता स्त्रिया। यानी कि अपत्य संतान को उत्पन्न करने वाला, अपत्य संतान का अर्थ पुत्र पौत्र आदि से लिया जाता है। पुत्र पौत्र आदि को या संतान को उत्पन्न करने वाला, साथ ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला, रस रक्त आदि की पुष्टि करने वाला, वृद्धावस्था में भी शुक्र के क्षय को रोकने वाला, यश बल की पुष्टि करने वाला एवं स्त्रियों को प्रिय होता है, वह बाजीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे रसायन सेवन विधि के बारे में। तो वह 2 प्रकार की बताई गई हैं। पहला कुटी प्रावेशिक, दूसरा वातात्विक। यदि बात करें कुटी प्रावेशिक की तो इसके अंतर्गत एक त्रिगर्भा कुटी बना करके उसके अंतर रसायन सेवन के जो योग्य पुरुष होते हैं उनको उत्तम दिन में, उत्तम काल में ग्रह आदि की विवेचना कर, शरीर का शोधन कर उस त्रिगर्भा कुटी में प्रवेश करा करके उसके अंतर रसायन का सेवन करवाते हैं, वह कुटी प्रावेशिक रसायन के अंतर्गत आता है। कुटी प्रावेशिक को इंडोर और वातात्विक को आउटडोर भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हरितकी के गुण के बारे में। तो हरितकी लवण वर्जित पंचरस युक्त होती है, यानी कि लवण रस नहीं पाया जाता, शेष पांचों रस पाए जाते हैं। वीर में उष्ण होती है, लघु होती है, दीपन पाचन करने वाली होती है। यदि बात करें हरितकी की रोग हरत्व की, यानी कि यह किस रोगों को हर लेती है, तो उसमें कुष्ठ, गुल्म, उदावर्त, शोष, पांडु रोग, मदात्य, अर्श ग्रहणी, अतिसार, नवज्वर, प्रमेह, अरुचि, कामला, क्रमी, शोथ, छर्दी आदि रोग होते हैं। यदि बात करें हरितकी के अयोग्य के, यानी कि हरितकी का सेवन किनको नहीं कराना चाहिए, तो वह अजीर्ण, रुच भोजी, यानी कि जो रुच भोजन करता हो, स्त्री को, मद्य से भी जो मद का पान करता हो, यानी कि मद पीता हो, विष से भी जिसने विष का पान किया हो, तृष्णा से पीड़ित, क्षुधा से पीड़ित आदि में हरितकी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे आमलकी के गुण के बारे में। तो आमलकी भी हरितकी की तरह लवण वर्जित पंचरस युक्त होती है, यानी कि इसमें भी लवण के अलावा शेष पांचों रस पाए जाते हैं। अम्लकी आम्ल रस प्रधान होती है और यह वीर में शीत होती है। यह भी बात हरितकी और अम्लकी के गुण के बारे में। अब हम बात करेंगे अभय अम्लकीय रसायन पाद के योगों के बारे में, यानी कि अभय अम्लकीय रसायन पाद में किन किन योगों का उल्लेख किया गया है। तो उसमें प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आम्लक रसायन, हरित के आदि रसायन, हरित के आदि योग का उल्लेख किया गया है। यह भी बात अभय अम्लकीय रसायन पाद, यानी कि रसायन अध्याय के प्रथम पाद के बारे में। अब हम बात करेंगे रसायन अध्याय के द्वितीय पाद, यानी कि प्राणकामीय रसायन पाद के बारे में। तो यदि बात करें हम प्राणकामीय रसायन पाद की, तो उसमें ग्राम्य आहार की बात सबसे पहले आती है। यदि बात करें ग्राम्य आहार की, तो इसमें अति अम्ल, लवण, कटु, क्षार, शुष्क शाक एवं शुष्क मांस, तिल, मांस, विरुद्ध अन्न या नव अन्न, वृद्ध आहार, अशात्म आहार आदि ग्राम आहार के अंतर्गत आते हैं। यदि बात करें प्राणकामीय रसायन पाद में योगों के बारे में, तो इसके अंतर्गत आम्लक चूर्ण, आम्लक घृत, आम्लक अवलेह, विडंगा अवलेह, नागबला रसायन, बलादि रसायन, भल्लातक योग आते हैं। यदि बात करें भल्लातक के 10 योगों के बारे में, तो इसमें भल्लातक क्षीर,
भल्ला तक छौद्र, भल्ला तक तेल, भल्ला तक सर्पी, भल्ला तक गुड़, भल्ला तक यूस, भल्ला तक पलल, भल्ला तक सत्तू, भल्ला तक लवण, भल्ला तक तर्पण। ये 10 योग भल्ला तक के प्राणकामी रसायन पाद में बताए गए हैं। यदि बात करें हम भल्ला तक के गुड़ के, तो भल्ला तक तीक्ष्ण होता है, पाकी होता है, अग्नि के समान जलाने वाला होता है, परंतु शोधन के पश्चात यह अमृत के समान बताया गया है। कफ दोष का शामक बताया गया है, विबंधनाशक बताया गया है, अग्निदीपक बताया गया है, मेध एवं अर्शोग्न बताया गया है। अब हम बात करेंगे रसायन के तृतीय पाद यानी कि कर प्रचितीय रसायन पाद के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कर प्रचितीय रसायन पाद के रसायन के बारे में। तो इसमें आम्लक आश ब्रह्म रसायन, केवल आम्लक रसायन, लौह आदि रसायन, ऐन्द्र रसायन, मेद्य रसायन, पिपली रसायन, त्रिफला रसायन, शिलाजतु रसायन आते हैं। अगर बात करें हम इसमें वर्णित 4 मेद्य रसायनों के बारे में, तो इसमें प्रथम मंडूक पर्णिस्वरस, द्वितीय यष्टि मधुचूर्ण, तृतीय कुड़चीस्वरस, चतुर्थ शंखपुष्पी कल्क। यह 4 मेद्य रसायन बताई गई हैं। यदि बात करें हम इन चारों मेद्य रसायन के लाभ के बारे में, इनके सेवन से लाभ के बारे में, तो यह चारों मेधावर्धक, आरोग्य देने वाली, आयु एवं अग्निबल व देहबल के साथ वर्ण को बढ़ाने वाली होती हैं। यदि बात करें हम पिपली वर्धमान रसायन के बारे में, तो पिपली वर्धमान रसायन के अंतर्गत 1000 पिपली का सेवन कराते हैं। गौ दूध के साथ प्रतिदिन 10 पिपली बढ़ते क्रम में 10 दिन तक सेवन करेंगे, यानी कि पहले दिन 10 पिपली, दूसरे दिन 20 पिपली, तीसरे दिन 30 पिपली, चौथे दिन 40 पिपली, पाँचवें दिन 50 पिपली, छठे दिन 60 पिपली, सातवें दिन 70 पिपली, आठवें दिन 80 पिपली, नौवें दिन 90 पिपली एवं 10वें दिन 100 पिपली का सेवन 10 पिपली प्रतिदिन बढ़ते क्रम में कराते हैं। इसके बाद 11वें दिन से 10 पिपली प्रतिदिन घटते क्रम में सेवन करेंगे, यानी कि 11वें दिन से 10 पिपली प्रतिदिन घटाते हैं जब तक कि 1000 पिपली पूर्ण ना हो जाए। इसके अंतर्गत 11वें दिन 90 पिपली, 12वें दिन 80 पिपली, 13वें दिन 70 पिपली, 14वें दिन 60 पिपली, 15वें दिन 50 पिपली, 16वें दिन 40 पिपली, 17वें दिन 30 पिपली, 18वें दिन 20 पिपली, 19वें दिन 10 पिपली का सेवन कराते हैं। इस प्रकार 1000 पिपली पूर्ण हो जाती हैं। यह भी बात पिपली वर्धमान रसायन की। बात करेंगे पिपली रसायन के त्रिविध प्रयोग एवं लाभ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिविध प्रयोगों के बारे में। तो इसके अंतर्गत पहला होता है श्रेष्ठ प्रयोग, इसमें 1000 पिपली का सेवन कराते हैं। दूसरा होता है मध्यम प्रयोग, इसके अंतर्गत 600 पिपली का सेवन कराते हैं। तीसरा होता है लघु प्रयोग, इसके अंतर्गत 300 पिपली का सेवन कराते हैं। श्रेष्ठ प्रयोग में 10 पिपली प्रतिदिन बढ़ते घटते क्रम में सेवन कराते हैं। मध्यम प्रयोग में 6 पिपली प्रतिदिन बढ़ते घटते क्रम में सेवन कराते हैं। लघु प्रयोग में 3 पिपली प्रतिदिन बढ़ते एवं घटते क्रम में सेवन कराते हैं। यदि बात करें हम पिपली रसायन के लाभ के बारे में, तो यह ब्रंघन कराती है, आयुष होती है यानी कि आयु को बढ़ाने वाली होती है, वय स्थापन बताई गई यानी कि वय की स्थापना करती है। साथ ही पिपली रसायन को मेद्य बताया गया है। अब हम बात करेंगे त्रिफला रसायन के बारे में। तो इसके अंतर्गत त्रिफला रसायन प्रथम, त्रिफला रसायन द्वितीय, त्रिफला रसायन तृतीय यानी कि थर्ड, तीसरी, त्रिफला रसायन चौथी का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे शिलाजतु के बारे में। तो इसके अंतर्गत शिलाजतु के रस की बात करें तो अम्ल रस युक्त कषाय प्रधान बताया गया है। वीर की बात करें तो ना अधिक उष्ण ना शीत। विपाक की बात करें तो कटु। कर्म की बात करें तो सर्व रोग नाशक बताया गया है। यदि बात करें हम शिलाजतु सेवन में आपत्ति यानी कि क्या सेवन नहीं कराना चाहिए शिलाजतु के साथ, या तो इसके अंतर्गत तीक्ष्ण गुरु आहार एवं कुल्थ का प्रयोग
वर्ज्य बताया गया है, यानी कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुल्थ जो होती है वो असमनोभेदन बताई गई है। यदि बात करें हम शिलाजितों के प्रकार के बारे में तो 4 प्रकार के शिलाजीत बताई गई हैं। पहला सुवर्ण यानी कि रक्ताभ, इनका वर्ण रक्ताभ होता है। दूसरा रजत, इसका वर्ण श्वेत होता है। तीसरा ताम्र, इसका वर्ण मयूरकंठ के समान होता है। चौथा लौह यानी कि यह कृष्ण या काले वर्ण की होती है। इन चारों में से लौह शिलाजतु श्रेष्ठ बताई गई है। अब बात करेंगे हम रसायन अध्याय के अंतिम पाद यानी कि चतुर्थ पाद के आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद के बारे में। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे हम आयुर्वेद के अवतरण के बारे में। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने इंद्र जी को दिया। इंद्र जी ने आत्रेय जी को दिया। आत्रेय जी से सर्वलोक को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे हम 2 प्रकार के ऋषि के बारे में। तो पहला होता है शाली, दूसरा होता है यायावर। अब हम बात करेंगे इंद्रोक्त रसायन के बारे में। तो इसके अंतर्गत कुछ औषधियाँ बताई गई हैं, जैसे कि इंद्री, ब्राह्मी, पैस्या, क्षीरपुष्पी, श्रावणी, महाश्रावणी, शतावरी, विदारी, जीवंती, पुनर्रवा, नागबला, वचा, मेदा, महामेदा। इन उपरोक्त रसायनों को क्षीर के साथ 6 माह तक प्रयोग करने से स्वर, वर्ण, बल, मेधा, स्मृति को बढ़ाती हैं। यानी कि यह रसायन स्वर, वर्ण, बल, मेधा, स्मृति को बढ़ाने वाली होती हैं। अब बात करेंगे हम आचार रसायन की। तो आचार रसायन यानी कि बिहेवियर बेस्ड रसायन। तो इसके अंतर्गत सत्यवादी यानी कि सत्य बोलने वाले, क्रोध ना करने वाले, मद्य और मैथुन से दूर रहने वाले, हिंसा ना करने वाले, श्रम ना करने वाले, शांत, प्रियवाणी बोलने वाले, जप व पवित्र कर्म में तत्पर, पवित्र कार्य करने वाले, धीर, दान देने वाले, दानी, तपस्वी, तपस्या करने वाले, देव, गो, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु का सम्मान करने वाले। यानी कि जो पूजनीय है उनका सम्मान करने वाले, उनकी पूजा करने वाले, दया से पूर्ण, समय पर शयन व समय पर जागरण, यानी कि समय पर सोते हो, समय पर जाग जाते हो, उठ जाते हो, दूध घृत का निरंतर सेवन करने वाले, अहंकार न करने वाले, उत्तम आचार विचार युक्त, आस्तिक, जित आत्मा, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले, नित्य रसायन सेवन करने वाले। यह भी बात आचार रसायन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया BMS आयुर्ज्ञान को सब्सक्राइब करें।